हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरु की क्लास। तो दोस्तों आज हम चालू करेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 2 बहुपद। पिछला चैप्टर संख्या पद्धति के सभी प्रश्नावली हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट वाइज देख सकते हैं। तो बहुपद चैप्टर के बारे में हम समझेंगे और बेसिक इसका जो भी होगा, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को चालू करेंगे। तो इसका बेसिक हम समझ लेते हैं। तो कक्षा 9 लिख लेंगे, क्लास 9 बहुपद। तो यहाँ पे समझ लेते हैं पहले हम चर और अचर राशि के बारे में। तो अचर राशि वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी अंक होंगे वो अचर राशि कहलाएंगे, क्योंकि इनका मान नहीं बदलता। अगर कहीं पे 5 लिखा हुआ है तो 5 ही रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में आंसर 5 आता है तो 5 ही रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। तो मतलब अचर राशि आप ये समझिए, वो राशि जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक है। जैसे कोई अंक में हो गया 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, कोई भी अंक आप ले सकते हैं, ठीक है। 7, 8 डॉट डॉट कर दें। अब चर राशि क्या होती है? चर राशि वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, वह राशि जिसका मान बदलता रहता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, वो रियल मान नहीं होता है। जैसे हम ABCD के अक्षर मानेंगे, किस क्वेश्चन में हम मान लेते हैं, माना x। अब x का मान कहीं दूसरे क्वेश्चन में कुछ और निकलेगा, कहीं दूसरे क्वेश्चन में कुछ और निकलेगा। जैसे अभी हमने माना क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसका आंसर 5 निकला। हम फिर दूसरे क्वेश्चन में x को मानेंगे, उसमें कुछ और मान निकलेगा। तो ये जो है कि ये रियल मान नहीं होता है, इसका मान रियल कुछ और ही होता है। रियल मान निकालने के लिए हम चर राशि को ABCD कुछ भी हम मान लेते हैं, ठीक है। तो चर राशि क्या हो गई? वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है। जैसे ABCD का अक्षर कोई भी ले लेंगे, A B X Y Z, कोई भी अक्षर ले लेंगे, ठीक है। तो चर और अचर राशि के बारे में समझ लिया। अब हम बीजी व्यंजक के बारे में समझ लेते हैं। बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक क्या होता है? चर और अचर के मिलने से जो बनता है वह बीजी व्यंजक होता है। तो इसको हम लिख देंगे, ठीक है। चर और अचर के मिलने से जो बनता है वह बीजी व्यंजक होता है, ठीक है। बीजी व्यंजक होता है। चर और अचर मिला देंगे तो क्या बनेगा? बीजी व्यंजक बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 6 हमारा क्या है? अचर है। अगर इसके साथ हम चर का गुणा कर देंगे 6x हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीजी व्यंजक होगा। अब जैसे 5 है और इसके साथ हमने z लगा दिया, तो ये पूरा क्या हो गया? बीजी व्यंजक, क्योंकि 5 इसमें अचर है और z क्या है? चर है। दूसरा एक और देख लेते हैं, जैसे माइनस का 1/2 x लिखा हुआ है, तो ये 1/2 किस में आएगा? ये अचर है और x क्या है? चर है। तो हम अचर और चर को अगर मिला देंगे तो क्या बनता है? बीजी व्यंजक बनता है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं बहुपद क्या होता है, ठीक है। बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। ऐसे बीजी व्यंजक, जो अभी हमने व्यंजक के बारे में समझा है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों की घातांक सदैव पूर्ण संख्या होती हैं। तो इसको हम लिखेंगे, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घातांक या बोले घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या होती है या हो, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है, यहीं पे आपको हम समझा दे रहे हैं। पूर्ण
संख्या, वो संख्या जो 0 से लेकर अनंत तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक। ठीक है, 5 डट डट डट, इसको हम अनंत तक ले लेते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या होती है 0 से लेंगे, इसके माइनस वाले पार्ट नहीं होते। ठीक है, -1, -2, -3 ये वाले नहीं होते। ठीक है, 0 से होगा और पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए और 1/2 करके नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कि आपको 1/2 चर की घात 1/2 हो, 3/4 हो, 5/4 हो, बटे करके घात हो चर की, तो उसको हम बहुपद नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे परिभाषा में बोलता है ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। आप इसको जिसमें कर लीजिए। ठीक है, जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। तो अब जैसे बहुपद लिखते हैं x² + 6x। अब इसमें घात इसकी x की क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है। और इसमें x की घात क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अंदर घात आनी चाहिए। ठीक है, घात निगेटिव में नहीं होना चाहिए और अंश बटे हर मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। बटे में घात जो है कि बटे में नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरा लिख देते हैं, अगर कोई रूट में होगा तो आप ये समझिए वो बहुपद नहीं होगा। क्योंकि रूट वाले की घात, अगर रूट लगा होगा स्क्वायर तो उसकी घात 1/2 होगी, अगर क्यूब लगा होगा तो उसकी घात 1/3 होगी। तो रूट वाला तो आपको समझना ही कि वो बहुपद है ही नहीं। ठीक है, जैसे दूसरा बहुपद लिख लेते हैं, y³ - 3 y की घात 5 + 5। अब ये बहुपद है क्योंकि यहाँ पे 3 घात है, यहाँ पे 5 घात है, पूर्ण संख्या में आ रहा है ना। अब दूसरा जैसे लिख देते हैं x + 5, ये भी बहुपद है क्योंकि x की घात कितनी है, 1, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही है घात। अब दूसरा जैसे लिख के आपको हम समझाएं, x² -2 + 5, ये है पूर्ण संख्या, बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पे घात -2 आ रही है। जब घात -2 आ रही है तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत है ही नहीं घात -2। -2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत कहाँ है, पूर्ण संख्या में आता ही नहीं -2, तो ये बहुपद नहीं होगा। अब जैसे हम कर लें 1/x, क्या ये बहुपद है, नहीं है। क्यों, अगर इसमें x की घात क्या है, एक कोई भी चर अगर लिखा होगा तो उसमें एक घात चढ़ी होती है। अगर हमने 4 लिखा है तो इसमें एक घात मानी जाती है। ठीक है, लेकिन लिखी नहीं होती है। अगर हम यहाँ पे x लिख रहे हैं तो इसकी घात 1 मानी जाती है लेकिन लिखी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी घात कितनी है, 1 है x की। अगर इसको ऊपर हम ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो ये घात माइनस में आ जाएगी और x की घात -1 हो जाएगा। हमने पिछली क्लास में भी समझा है ना, पिछली क्लास में हमने समझा है कि घातांक के नियम में अगर हर की घात प्लस में होगी तो ऊपर अंश में जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर घात माइनस में होगी नीचे हर की तो ऊपर जाएगी किस में, प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस में थी घात तो ऊपर गई किस में, माइनस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब हम और देख लेते हैं, जैसे 1/z², तो ये क्या है, बहुपद नहीं है क्योंकि इसकी भी घात ऊपर जाएगी तो z -2। अब ये -2 जो है कि पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो आप बटे में करके कोई भी चर लिखा हो, देखो मैं पूरा बाद में समझा देता हूँ। ठीक है, अगर बटे करके कोई भी चर लिखा हो तो आप सीधा सा बोल दीजिए वो बहुपद नहीं है क्योंकि उसकी घात माइनस हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई रूट में लिखा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √5 y अलग है इससे, ठीक है, +3, अब ये बहुपद है कि नहीं, ये बहुपद है क्योंकि y में रूट नहीं चढ़ा है। देखो अगर रूट जैसे लिखा हुआ है रूट इसका 2 का वर्गमूल, तो जो वर्गमूल होता है इसकी घात हम 1/2 मानते हैं। ठीक है, इसको मैं फिर आपको कभी समझाऊंगा। जो रूट होता है, वर्गमूल होता है, इसकी घात हम 1/2 मानेंगे। अगर यहीं पे क्यूब होता है तो इसकी घात हम 1/3 मानेंगे। ठीक है, जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल उसकी घात क्या होती है, अगर वर्गमूल हटाकर उसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। वर्गमूल की जो घात होती है वो 1/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये 5 में केवल लगा हुआ है, y में तो लगा नहीं है, तो y की घात क्या है, 1। अब जब y की घात 1 है मतलब ये चर है y, तो इसकी घात 1 है। तो यहाँ पे देखो 1 किस में आ रहा है, पूर्ण संख्या में आ रहा है। अचर में लगे रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चर में नहीं लगा होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने समझाया, चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन अचर के हो जाए रूट में कोई दिक्कत नहीं, अचर में रूट लगा होगा कोई, लेकिन चर जो है कि उसकी एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम चरों की संख्या के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि बहुपद के बारे में हमने आपको समझा दिया है। अब हम चरों की संख्या के बारे में देख लेते हैं। चरों की संख्या,
अब चरों की संख्या क्या होती है, जी उस पद में जितने भी चर हों वही चरों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक लिख रहे हैं व्यंजक 4x³। इसमें कितने चर हैं? केवल x है, एक ही चर है, तो ये क्या हो जाएगा? एक चर हो जाएगा इसमें। अब दूसरा व्यंजक जैसे लिख रहे हैं xyz + 3। इसमें कितने चर हैं? इसमें 2 चर हैं, x और y, तो ये 2 चर हो जाएंगे इसमें। अब जैसे तीसरा लिख रहे हैं 3x² y + 5z + 4। इसमें कितने चर हैं? इसमें 3 चर हैं, x हो गया, y हो गया, z हो गया, तो ये इसमें कितने चर हो जाएंगे? टोटल 3 चर हो जाएंगे। तो आप x y z मतलब ABCD का अक्षर गिन लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा इसमें कितने चर हैं। ठीक है, तो चर के बारे में हमें समझ में आ गया। अब यहीं पे हम समझ लेते हैं एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के बारे में। ठीक है, एक पदी, क्योंकि ये चीज़ मैंने पीछे नहीं समझाया। एक पदी मतलब ये हुआ अगर एक पद लिखा हुआ है x, बस इसमें कितने पद हैं? एक। अब दूसरा जैसे हम लिख लें y, इसमें कितने पद हैं? एक। 5x कितने पद हैं? एक, केवल एक पद आ रहा है ना। अगर इसके साथ में हम द्विपद जैसे देखें, 2 पद, द्विपद, तो 2 पद कैसे? x + 4 y + 6, इसमें 2 पद हो गए ना, और इसमें 7 y + 6, इसमें भी 2 पद हैं। अब त्रिपद क्या होगा? त्रिपद, त्रिपद में 3 पद हो जाएंगे, जैसे 4x² + 5x + 3, इसमें कितने पद हैं? 3 पद हैं। 6x² + 3x + 2, कितने पद हैं? 3 पद हैं, ये त्रिपद हो गया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं बहुपद की घात के बारे में। बहुपद की घात, अगर आप ये पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से तो आपको प्रश्नावली में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुपद की घात, बहुपद की घात कैसे हम समझेंगे? जो भी उसमें चर हो, चर की अधिकतम घात हम देख लेंगे, जो भी होगी वही पूरे बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे चरों की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। चरों की अधिकतम घात ही बहुपद की घात होती है। चर हमने क्या बताया? ABCD का जो चर होगा, अगर उसमें पूरे बहुपद में सबसे ज़्यादा जो घात होगी वही पूरे बहुपद की घात हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पे एक पद लिखते हैं 4x² x की घात 3, ठीक है, + 5x + 7। इसमें बहुपद की घात कितनी है? इसमें बहुपद की घात 3 है। हमने बताया चरों की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो ये पूरे बहुपद की घात क्या आ जाएगी? लिख देंगे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब जैसे दूसरा व्यंजक लिखते हैं 6y⁴ + 4y⁴ + 6। इसमें अधिकतम घात क्या हो जाएगी? इसमें अधिकतम घात 7 हो जाएगी। इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 7 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 7। मतलब जो चर होगा उसमें सबसे पहले, जो भी चर होगा उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी घात होगी उसको देखेंगे तो पूरे बहुपद की घात क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ठीक है, बहुपद में हम चेक करेंगे कि सबसे अधिकतम घात क्या है। इसमें सबसे अधिकतम घात क्या है? 7 है, तो 7 बहुपद की घात आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद ये होता है जो पूरा बहुपद हो उसमें मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम बात, अभी हमें बहुपद की घात के बारे में आपको बताया है। बहुपद की घात क्या होती है? जो भी बहुपद हो उसमें जो चर हो उसकी अधिकतम घात जो हो वही बहुपद की घात होती है। मतलब जो भी चर हो उस चर में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा घात क्या है, जो सबसे ज़्यादा घात होगी वही बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे कहता है जो बहुपद की घात हो या सबसे ज़्यादा जो घात हो वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा घात नहीं होनी चाहिए। किस में? रैखिक बहुपद में। लिख लेंगे इसको हम
चर की घात या बोले बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एक, अधिकतम एक होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल आपको बता दें, 4x + 5, इसमें x चर है तो इसकी घात क्या है? एक है, वो लिखी नहीं होती लेकिन एक मानी जाती है। 5z + 4z है, इसकी घात क्या है? एक है। 6y + 3y है चर, इसकी घात क्या है? एक। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? एक। मतलब जो चर की मैक्सिमम घात होगी वही पूरे बहुपद की घात होगी, ठीक है। तो इनमें सभी में चर की घात क्या है? एक। तो बहुपद की घात क्या है? एक। तो इसलिए रैखिक समीकरण में, रैखिक बहुपद में जो चर की घात या बहुपद की घात होनी चाहिए वो मैक्सिमम एक होनी चाहिए। अगर दो होगी तो द्विघात बहुपद होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे द्विघात बहुपद। चर की मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए? बहुपद की मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 4x² + 5, 6y² + 3, 5z² + 2। यहाँ पे तीन घात नहीं होनी चाहिए, दो ही घात होनी चाहिए। उसके नीचे एक घात हो चलेगा, जैसे 6z² + 3z, ठीक है। जैसे 4x² + 5x, उसके नीचे घात हो चलेगा लेकिन दो से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद, बहुपद की मैक्सिमम घात क्या होगी? त्रिघात बहुपद में 3 होगी। अधिकतम घात चर की या बहुपद की क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। जैसे 4x³ 5x² + 3x, इसमें भी अधिकतम घात 3 है। 4x³ + 5, 6z² z³ है, क्यूब होना चाहिए, ठीक है। z³, इसको इधर लिखते हैं, 6z³ + 4z, जैसे 7y³। अब इसके आगे ना हो तो भी हम त्रिघात बहुपद ही पढ़ेंगे। मैक्सिमम घात क्या है? 3 है, ठीक है। तो हमारा बेसिक कंप्लीट होने पे आ गया है। अब हम एक चीज़ और बस समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रश्नावली को चालू करेंगे। गुणांक क्या अर्थ है, गुणांक के बारे में समझा दें, ठीक है। गुणांक, जैसे कोई बहुपद लिखा हुआ है, यही वाला मान लेते हैं, 4x³ + 5x² + 3x, ये बहुपद लिखा हुआ है। अब इसमें पूछे x² का गुणांक क्या होगा? x² का गुणांक क्या होगा? गुणांक का सिंपल सा मतलब होगा जो उसके गुणा में होता है वही उसका गुणांक होता है। तो x यहाँ पे x² है, इसके गुणा में क्या है? 5, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 5। अगर पूछे x का गुणांक क्या होगा तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3। x के गुणा में क्या है? 3, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x³ का पूछे तो x³ का 4 हो जाएगा। तो गुणांक सिंपल सा है, जिसका भी पूछे उसके बगल में देखो वही उसका गुणांक हो जाएगा जो उसके गुणा में होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x³ + 5, तो इसको आप करिए x, ठीक है, x। इसमें बोलिए x का गुणांक क्या है? x का गुणांक, इसमें x का गुणांक, इसके बगल में तो कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन इसके बगल में कुछ लिखा नहीं है लेकिन एक होता है, क्योंकि एक का x के साथ गुणा कर देंगे तो x ही आ जाएगा। एक लिखा नहीं होता है लेकिन एक होता है, ठीक है। इसके भी बगल में एक होगा, कोई भी अगर चर अचर लिखा होगा उसके बगल में एक होता है, क्योंकि सेम उससे गुणा कर देंगे तो सेम वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक है क्योंकि एक का अगर इस x में गुणा करेंगे तो x ही आ जाएगा, इसलिए एक माना जाता है। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक हमारा कंप्लीट। अब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो, अगर बेसिक आपने समझा है तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक पूरा कंप्लीट कराया। एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, ठीक है। कौन कौन नहीं है बहुपद, हमें कारण के साथ बताना है। तो अभी हमने बहुपद की परिभाषा आपसे क्या बताई है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, और अंश बटे हर में घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला देखो ये वाला 4x² - 3x,
प्लस 7, ये बहुपद है कि नहीं? ये बहुपद है। और इसमें चर क्या है? चर केवल एक है जो x है, x केवल चर है और कोई चर नहीं है, तो एक चर में बहुपद ये है। ठीक है, ये वाला एक चर में बहुपद है। और इसमें देखो ये बहुपद है, हाँ बहुपद है, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या घात है 2, इसमें 1, तो पूर्ण संख्या घात है चर में, तो ये बहुपद हो जाएगा। और दूसरा देखो, आपको पूरा लिखना होगा, मैं समझा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे फिर से मैं एक बार परिभाषा आपको दिखा दे रहा हूँ। परिभाषा हमने क्या बताई बहुपद की? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या का बताया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, लेकिन माइनस वाली घात नहीं होनी चाहिए और बटे वाली घात नहीं होनी चाहिए। दूसरा देखो, जैसे यहाँ पे दूसरा है y² प्लस √2, ये भी एक बहुपद है, क्योंकि चर में तो रूट नहीं लगा है लेकिन अचर में लगा है। अचर से मतलब नहीं है, हमने परिभाषा में देखा है कि चर में जो है कि बटे वाली घात नहीं होनी चाहिए, मतलब अंश बटे हर में घात नहीं होनी चाहिए, और माइनस वाली घात नहीं होनी चर में, मतलब ABCD के अक्षर वाले में। अचर में रूट लग जाए कोई दिक्कत नहीं। रूट की घात क्या बताई है? 1/2 होती है वर्गमूल की। ठीक है, घनमूल की क्या होती है? 1/3 होती है। तो चर में जो है कि रूट नहीं लगा होना चाहिए। देखो ध्यान से आपको समझना है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर चर में अगर रूट लगा होता तो वो बहुपद नहीं होता, क्योंकि रूट की घात 1/2 बताई मैंने, और वर्गमूल की, और घनमूल की 1/3 बताई है। तो यहाँ पे चर में नहीं लगा है, अचर में लगा है, 2 में लगा है, गिनती में लगा हुआ है, तो ये बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखो, तीसरा नंबर 3√t, टी क्या है? चर है, प्लस t√2, यहाँ पे टी पे चढ़ा हुआ है, मतलब चर पे चढ़ा हुआ है रूट, क्यूब समझो आप। तो यहाँ पे क्यूब जो है कि चर पे चढ़ा हुआ है, हालांकि 3 इससे अलग है, तो ये वर्गमूल है। तो चर पे क्या चढ़ा हुआ है? वर्गमूल चढ़ा हुआ है, मतलब 1/2। टी की घात क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। हमने बताया चर की बहुपद के लिए चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बटे में घात नहीं होनी चाहिए, और 0 होगी, 1, 2, 3, 4 चलेगा, लेकिन माइनस में होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए 2, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आप कारण बता सकते हैं कि इसमें चर की घात क्या है? चर की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। आप कारण लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लिखना आपको ही, समझना आपको है। ठीक है, मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ आपको। चौथा है y + 2/y। अब ये 2/y यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 1/y मैंने बताया आपको कि चर जो है कि बटे में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए। इसको मैं आपको देखो समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझाया। ये ऊपर जाएगा, किस में चला जाएगा? घात चर की माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे बताया ये बहुपद नहीं है। ठीक है, जब घात माइनस में हो जाएगी, इसको हर से ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगी, और जो कि बहुपद नहीं होगा बहुपद की परिभाषा के अनुसार, तो ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस y की घात 1 है, और इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी घात, y की पावर -1 हो जाएगी, जो कि बहुपद नहीं होना, माइनस घात होनी नहीं चाहिए बहुपद के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है, आप लिख सकते हैं इसका कारण। अब पांचवा देखो, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 5। देखो इसमें चर कितने हैं? 1, 2, 3। इसमें चर कितने हैं? 3। तो एक चर में बहुपद, कौन एक चर में बहुपद है? ये तो है ही नहीं, पांचवा नंबर। और ये भी है, ये भी है, और दूसरा भी है, तीसरा भी है, लेकिन पांचवा नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 चर हैं। ठीक है, और बताना है कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं। तो देखो इसमें x की घात 10 है, y की घात 3 है, और t की घात 50 है। तो बहुपद तो है, लेकिन ये एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद है लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, और घात सभी की पॉजिटिव में है, बटे में भी नहीं है, तो बहुपद तो होगा, क्योंकि चर की घात क्या होनी चाहिए? -1 नहीं होनी चाहिए, और बटे में नहीं होनी चाहिए, बाकी पूर्ण संख्या चलेगी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चर हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। पहले में देखो, दूसरे के पहले में, अभी मैंने आपको बेसिक में बताया गुणांक क्या होता है। पहला है 2 + x² + x। तो इसमें x² का गुणांक क्या होगा? जो x² के गुणा में होगा, तो x² का गुणांक, x² के गुणा में क्या है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे x² ही रहेगा, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। दूसरा देख लो, 2 - x² + x³। यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? सोचो सही से,
देखो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस था तो हमने प्लस का 1 लिया, -1 है तो माइनस का 1 ले लेंगे, ठीक है। अब तीसरा देख लो। तीसरा है π/2 x² + x। अब इसमें x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक x² के गुणा में क्या है? x² के गुणा में है π/2, तो π/2 इसका गुणांक हो जाएगा, ठीक है। चौथा देख लो। चौथा है √2 x - 1, √2 x - 1। इसमें x² तो है ही नहीं, जब x² है ही नहीं तो लिख देंगे x² का गुणांक 0। जब x² है ही नहीं, अगर इसके बगल में हम x² करके लिखेंगे तो इसके आगे हमें 0 लिखना होगा, क्योंकि 0 का गुणा कर देंगे x² में तो पूरा 0 हो जाएगा। तो x² का गुणांक क्या है? 0। जब उसमें है ही नहीं तो गुणांक 0 हो जाएगा। तीसरा देख लो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा है 35 घात के द्विबहुपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। मतलब 35 घात के द्विबहुपद हमें लिखना है, 35 घात के द्विबहुपद और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण हमें देना है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो। पहला 35 घात का द्विबहुपद, ठीक है। 35 घात का द्विबहुपद हमें लिखना है, 35 घात होनी चाहिए उस पद की, बहुपद की, ठीक है। तो इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, z 35 घात कर देंगे और दूसरा हम कुछ भी लिख देंगे 4 5 x z, कुछ भी z भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी, क्योंकि 35 बहुपद की घात कहता है तो 35 इसकी घात हो जाएगी। अब दूसरा देख लेते हैं 100 की घात। 100 घात का एक बहुपद लिखना है ना, क्या लिखना है? एक पदी। एक पदी में आप कुछ भी कर सकते हैं, उसकी घात हमें 100 चढ़ानी है। जैसे x की पावर 100, ये एक पद है और घात कितनी है? 100 है। बहुपद एक पद है और इसमें घात मैक्सिमम कितनी है? चर की 100 है, तो ये एक पद ही हो जाएगा और वो पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। तो पूरे बहुपद की घात कितनी? 100 कह रहा है और एक पद मतलब एक पद होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब हम चौथा देख लेते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। बहुपद की घात के बारे में हमने आपको बताया है। देखो पहला देख लेते हैं, 4 का फर्स्ट नंबर 5x³ + 4x² + 7x। हमने क्या बताया? पूरे बहुपद में आपको चर देखना है और चर में सबसे अधिकतम घात क्या है। देखो यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात कितनी है? 3। तो हमें चर में सीधा सा हमें देखना है सबसे अधिकतम घात क्या है। अधिकतम घात 3 है, तो लिख देंगे बहुपद की घात 3, ठीक है। दूसरा देख लो 4 - y²। इसमें चर क्या है? y की घात क्या है? 2 अधिकतम, तो लिख लेंगे बहुपद की घात 2। तीसरा देख लो, तीसरा है 5t - √7। इसमें बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात, बहुपद क्या है? t है, √7 तो है नहीं, t है। t की घात क्या है? 1 है, तो 1 कर लेंगे। अधिकतम घात t है, उसकी अधिकतम घात 1 ही है, ठीक है। तो चौथा देख लो, केवल 3 है। इसमें बहुपद की घात क्या है? बहुपद की घात, इसमें चर है ही नहीं। जब चर है ही नहीं तो उसकी घात क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद है रैखिक, कौन कौन है द्विघाती और कौन कौन है त्रिघाती। तो देखो हमने आपको रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद के बारे में बताया। यहाँ से फिर आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। रैखिक बहुपद चर की
बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, पूरे 1 होनी चाहिए। तो चर जिसमें चर की घात 1 हो तो वही 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 से ज़्यादा 2 हो गई तो वो द्विघात बहुपद होगा, अगर घात बहुपद की 3 हो गई तो वो त्रिघात बहुपद हो जाए। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन 5 का, तो इसमें देखो बहुपद में चर की मैक्सिमम घात क्या है, 2, तो पूरे की बहुपद की घात क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद की घात 2 हो गया, तो आप समझिए ये द्विघात बहुपद है। मैक्सिमम घात रैखिक समीकरण रैखिक बहुपद के लिए क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। द्विघात बहुपद के लिए मैक्सिमम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। त्रिघात के लिए बहुपद क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए घात। तो यहाँ पे इसकी घात 2 है मैक्सिमम, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसकी घात 3 है मैक्सिमम, तो ये त्रिघात बहुपद होगा। इसकी 2 घात है मैक्सिमम, तो ये द्विघात बहुपद होगा। इसकी 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा। इसकी 1 है, चर की घात देखना है, ठीक है। इसकी 1 है तो ये भी रैखिक बहुपद होगा। इसकी R 2 है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। हमें जो चर हैं उनकी घात देखनी है, मैक्सिमम घात जो होगी वही बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम घात 3 होगी तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, 2 होगी तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, 1 घात होगी तो एक रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.1 हमारी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।